I hope you all are doing well. Okay, let's start our chapter, The Living World. In previous video or previous lecture, we already discussed about features of living organisms. Now, let us again revise these topics. Okay, then we will move forward. Okay. The living world. The features are, first one is growth. We already discussed the topic growth in detail. Now just revise that growth. Okay. Now what is growth? Growth means increase in number or increase in size is known as growth. है ना? किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल उसके अंदर उसका इंक्रीज इन ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज नोन एज ग्रोथ. ओके, दैट इज twin character of growth. Now we already discussed about two types of growth, which is first is intrinsic growth. Another one is extrinsic growth. इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? इंट्रिंसिक ग्रोथ कौन सी थी और एक्सट्रिंसिक कौन सी थी? एक्सट्रिंसिक मींस एक्सटर्नली accumulation of mass is known as extrinsic growth. Externally accumulation of mass on any object or any organism is known as extrinsic growth. Means अगर किसी मास का एक्सटर्नली मतलब बॉडी के बाहर accumulation होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या नजर आएगा कि उसकी ग्रोथ हो रही है, बट दैट डजंट मीन कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रोथ इज नॉट डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मींस ग्रोथ डिफाइन नहीं करता कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या नॉन लिविंग होगा. ठीक है, तो अब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ वो होती है जिसमें हमें एक्सटर्नली पता चलता है, एक्सटर्नली, ठीक है, अकोमोलेशन ऑफ मास. ठीक है, एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल ग्रोथ जो बॉडी के अंदर हो. अब हमने इसको डिटेल में कल डिस्कस कर लिया था. ग्रोथ इज परमानेंट, रिवर्सिबल चेंज होता है बॉडी में. ग्रोथ इज परमानेंट होती है, टेम्परेरी पीरियड के लिए नहीं होती है, और रिवर्सिबल होती है. इरिवर्सिबल मीन्स एक बार किसी की ग्रोथ हो गई है तो वो रिवर्सिबल मैनर में मतलब वापस अपनी ग्रोथ को लूज नहीं कर सकता. ठीक है, और इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. अब हमने डिस्कस कर लिया कि ग्रोथ इज नॉट एन डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की, तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, नॉन लिविंग में होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ की, तो ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है. हमेशा किन में होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. दैट मीन्स इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डेफिनेटिव फीचर ऑफ ग्रोथ. मीन्स एग्जाम में आता है, नीट के एग्जाम में आया था 2005 में, शायद 5 या 4 में आया था. क्या क्वेश्चन आया था कि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो डेफिनेटिव फीचर है या नहीं है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने पढ़ा था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इनडेफिनेटिव फीचर होता है, मीन्स डेफिनेटिव फीचर नहीं होता है, कंप्लीटली डिफाइन नहीं करता लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. तो वो फटाफट टिक करके आते हैं, बट वो ध्यान नहीं देते वहाँ इंट्रिंसिक ग्रोथ लिखा हुआ है. इंट्रिंसिक ग्रोथ मीन्स इंटरनल ग्रोथ. इंटरनल ग्रोथ हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है. दैट्स व्हाई इट इज अ डेफिनेटिव फीचर. मीन्स इंट्रिंसिक ग्रोथ तो डेफिनेटिव फीचर है, बट ग्रोथ डेफिनेटिव फीचर नहीं है. समझ आया? अगर हम पर्टिकुलरली इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये डेफिनेटिव फीचर है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ डेफिनेटिव फीचर नहीं है. दैट्स व्हाई पूरे ग्रोथ का कंसेप्ट ही डेफिनेटिव फीचर्स में नहीं आता. समझ आया? इसके बाद रीजन कॉज क्या था? मेटाबॉलिज्म. ग्रोथ का कॉज क्या था? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म किस केस में ग्रोथ कब हो सकती है?
जब एनाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा हो, इंक्रीज हो एज कंपेयर टू कैटाबॉलिक रिएक्शंस। जब एनाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा हो एज कंपेयर टू कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक मीन्स सिंथेटिक रिएक्शंस, सिंथेसाइज करने वाले। कैटाबॉलिक रिएक्शन मीन्स कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, सॉरी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस मीन्स डिस्ट्रक्ट करने वाली, तोड़ने वाली, ठीक है। जब एनाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तब ग्रोथ होती है। अगर हमने डी ग्रोथ बोलना है या रिवर्स ग्रोथ बोलना है, उस केस में क्या होगा, कैटाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू एनाबॉलिक रिएक्शंस। इजी, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। कौन कौन से अदर ग्रोथ के टाइप्स थे, डेफिनेटिव और इनडेफिनेटिव ग्रोथ। डेफिनेटिव ग्रोथ और इनडेफिनेटिव ग्रोथ कौन सी थी, डेफिनेटिव ग्रोथ जिसकी ग्रोथ लिमिटेड हो और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही वो ग्रो कर सके, ठीक है। इनडेफिनेटिव ग्रोथ कौन सी है, जिसकी ग्रोथ अनलिमिटेड हो, ठीक है। अनलिमिटेड ग्रोथ वाले इनडेफिनेटिव ग्रोथ में आते हैं, मीन्स अनलिमिटेड उनमें ग्रोथ है और क्या होता है उनमें, यस अनलिमिटेड ग्रोथ है और अपने कंप्लीट लाइफ स्पैन तक ग्रो करते रहते हैं। इनडेफिनेटिव ग्रोथ का एग्जांपल क्या बताया था, प्लांट्स, और डेफिनेटिव ग्रोथ का एग्जांपल एनिमल्स। मीन्स प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम तक ग्रो करते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने एक लिमिटेड पीरियड तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटिव ग्रोथ, इनडेफिनेटिव ग्रोथ। उसके बाद एक आती है स्पेसिफिक ग्रोथ, जिसके अंदर क्या होता है, वो किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे ही ग्रो करते हैं ऑर्गेनिजम्स। मीन्स अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स सिर्फ वहीं से ग्रो करेंगे जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स तुमने टिश्यू के चैप्टर में पढ़ा होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, ओके। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें सेल्स डिवाइड करने की पावर रखते हैं। तो ठीक है, जहां पे प्लांट की बॉडी में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होगी वहीं पे डिवाइड होगी प्लांट की बॉडी, मीन्स वहीं पे ग्रोथ होगी। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स की जो बॉडी है वो पूरी ही ग्रो करती है, अगर ग्रो करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उंगली ही ग्रो करेगी, नोज नहीं करेगी, ठीक है। तो वो पूरी ग्रो करती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें वहां स्पेसिफिक ग्रोथ होती है। दैट मीन्स किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ग्रोथ होगी, जैसे कि जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होगी सिर्फ वहीं पे ग्रोथ होगी। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं, उस टिश्यू की सेल्स हैं जो डिवाइड करने की एबिलिटी रखती है, ठीक है। मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होगा। अगर सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा दैट मीन्स वो ग्रोथ है। और हमने इसमें क्या पढ़ा था, ट्विन कैरेक्टर। ट्विन कैरेक्टर याद है सबको। ट्विन कैरेक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। उसको हमने क्या बोला था, ट्विन कैरेक्टर। अब समझ में आ गया। ग्रोथ का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ओके। Now we will start our next topic, reproduction. What is reproduction? In class 10th you already studied about reproduction. Re means again. Production means produce, to produce. रिप्रोडक्शन मीन्स अगर हम कंपनीज की बात करें, ठीक है, हम इसको इजी वे में समझते हैं तो क्या होता है, अगर हम कंपनीज की बात करें तो रिप्रोडक्शन उस केस में हम किसको कहेंगे, हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। कंपनीज का क्या काम होता है, प्रोडक्शन का। वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कंपनीज का क्या काम होता है, प्रोडक्शन का। वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं।
कंपनीज का काम होता है प्रोडक्शन का, वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर कोई बुक है तो बुक से, अगर इंग्लिश की बुक है उससे दोबारा हम बायो की बुक बना सकते हैं, मीन्स प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? अगर रिसाइकलिंग ना हो तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते कि मीन्स प्रोडक्ट से प्रोडक्ट नहीं बना सकते। और ऐसा पॉसिबल है कि हमने बायो की बुक, इंग्लिश की बुक से बायो की बुक बनाई है और बायो की बुक भी एग्जिस्ट करे और इंग्लिश की बुक भी एग्जिस्ट करे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, हम कभी भी पढ़ते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना, लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनाना, मीन्स टू प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करना, उसको, उसी प्रोडक्ट को रिप्रोड्यूस करना, दोबारा बनाना। ठीक है, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो इस केस में प्रोडक्ट कौन से होते हैं, प्रोडक्ट पेरेंट्स, एंड उनके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो है ऑफस्प्रिंग, और जो उनसे जो आगे प्रोडक्ट बनेंगे वो होगी उनकी नेक्स्ट जनरेशन, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, और उनके प्रोडक्ट आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे। ऑफस्प्रिंग्स मतलब उनके जो चाइल्ड होंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन, मीन्स प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनाना, मीन्स रिप्रोडक्शन मीन्स। और एक और चीज, हमेशा सेम स्पीसीज में होता है। अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहा है तो हमेशा ह्यूमन को ही रिप्रोड्यूस करेगा, कभी कैट या डॉग को रिप्रोड्यूस करने की उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, विदिन द सेम स्पीसीज, ऑलवेज विदिन द सेम स्पीसीज इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। मीन्स हमेशा सेम स्पीसीज में ही किसी पहले से एग्जिस्ट करते हुए ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनाना, इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर तुमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्लास 10th में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या के दो टाइप की, सबको याद होंगे कौन कौन से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यही था ना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप्स थे। ए मीन्स अब्सेंट, ए मीन्स अब्सेंट, यहाँ क्या अब्सेंट होगा, यहाँ सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट होंगे, और क्या अब्सेंट होगा, गोनाड्स मीन्स सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज गैमेट्स अब्सेंट होंगे, और मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होगी तो मियोसिस अब्सेंट होगी। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें उसमें सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे, गैमेट्स भी होंगे, मियोसिस भी होगी। इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जिसको तुम क्लास 10th में ऑलरेडी डिस्कस करके आए हो, ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक को नहीं जाना। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होता है? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर्स में होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होती है, क्या उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? यस, मल्टीसेलुलर एक एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एडवांस कैटेगरी में ही आता है, और इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? यस और नो? नो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन सी रिप्रोडक्शन होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस वहां सेक्सेस डिवाइडेड नहीं होते। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअल मेथड से। ठीक है, तो एसेक्सुअल एक ऐसा रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं प्लस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ बट तुम समझ जाना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक बार यहाँ पे यूनिसेलुलर की बात करें,
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की यहाँ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जब डिवीजन होती है, सपोज यहाँ पे एक बैक्टीरिया है या अदर कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ रिप्रोडक्शन होगी तो सेल डिवाइड होगी, किसी भी मैनर से हो सकती है। बाइनरी फिजन याद है सबको, याद है ना। ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है डिवीजन। किसी भी मैनर में अगर डिवीजन होती है तो ये दो में डिवाइड होगा, दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होगा। अब ये दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हुआ है, मींस क्या हुआ है यहाँ पे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हुआ है या नहीं हुआ है? यस, तो यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हुआ है। एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, ये क्या थी, एक ही सेल थी, मींस यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स है। तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, क्या है यहाँ पे, इंडिकेट कर रहा है रिप्रोडक्शन को, यही है ना। और किसके केस में कर रहा है ये, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ये इंडिकेट कर रहा है रिप्रोडक्शन को, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इससे पहले अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था ग्रोथ, ठीक है। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था ग्रोथ, ग्रोथ में हमने कहा था इंक्रीज इन साइज एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दोनों को ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो अब यहाँ क्या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है, यस। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स यहाँ हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। और इसके अकॉर्डिंग, अगर यूनिसेलुलर के अकॉर्डिंग हम इसको ऑब्जर्व करें तो हम इसको रिप्रोडक्शन भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दीज बोथ आर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मीन्स जिनका मीनिंग सेम हो, ठीक है। किस केस में, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम होती है, मीन्स दोनों में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे से एकदम सिनोनिम्स है, मीन्स एकदम सेम मीनिंग है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक्सक्लूसिवली दोनों डिफरेंट हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, ठीक है। कैसे हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ग्रोथ होगी मीन्स इंक्रीज इन साइज होगा हमारी बॉडी में, और रिप्रोडक्शन मीन्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म बर्थ लेगा हमारी बॉडी में। इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स तो होगा, लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स की बजाय यहाँ हम बोलेंगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ेगा। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में या मल्टी सेलुलर के केस में ये एक्सक्लूसिवली डिफरेंट है, ठीक है, क्या, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। और अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो ये दोनों सेम है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने कितने टाइप्स हैं, तो हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन डिस्कस कर लिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के एग्जांपल भी तुम डिस्कस करके आए हो क्लास 10th में, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल होते हैं बाइनरी फिजन का, बैक्टीरिया या फिर यूग्लिना या फिर प्लेनेरिया, ठीक है। मल्टी सेलुलर फिजन का क्या एग्जांपल हो सकता है, प्लाज्मोडियम सबसे कॉमन एग्जांपल, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है, और मलेरिया का वेक्टर क्या होता है, फीमेल एनाफिलिस, ठीक है। ये जनरल पढ़ के आए हो, ठीक है। बर्डिंग, इसके अलावा कौन सा था, बर्डिंग, बर्डिंग के कौन कौन से एग्जांपल थे, यीस्ट और हाइड्रा, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ा था, बायस्पोर्स, स्पोर्स भी पढ़ा है, स्पोर्स से भी रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा और क्या पढ़ा है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा है, फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं वो है ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन सबको पता है, रीजनरेशन क्या होता है वो सबको पता है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रू रीजनरेशन क्या होता है।
तो रीजनरेशन एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं कि रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेट करना अपने किसी भी लॉस्ट बॉडी पार्ट को इज नोन एज रीजनरेशन। अगेन, रीजनरेट करना अपने किसी भी लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट करना इज नोन एज रीजनरेशन। ठीक है, अब रीजनरेशन का एग्जांपल मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझ आना। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ चीजें, देखो इस तरह से, इसको मैं इंक्रीज लिखती हूँ, इसको डिक्रीज लिखती हूँ, समझ आ रहा है ना। तो रीजनरेशन का एग्जांपल क्या होता है, बच्चे लिखते हैं लिजार्ड और स्टारफिश। ठीक है, रीजनरेशन का एग्जांपल लिजार्ड और स्टारफिश। ठीक है, मीन्स लिजार्ड में भी और स्टारफिश में भी ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर ले। मीन्स अगर लिजार्ड की टेल लॉस हो गई है तो उस टेल को अगेन रीजनरेट कर ले। लेकिन अगर हम आर्म की बात करें स्टारफिश की, तो उसमें उसकी आर्म लॉस हो जाती है तो वो उसको भी रीजनरेट कर सकती है। रीजनरेशन ठीक है। लेकिन ट्रू रीजनरेशन क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन मीन्स अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट करके नए ऑर्गेनिज्म को बना लेना। ट्रू रीजनरेशन मीन्स अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेना इज नॉन एज ट्रू रीजनरेशन। मीन्स एक्चुअल में वो रीजनरेशन होती है जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, वो रीजनरेशन होती है, वो ट्रू होती है। ठीक है, वो दूसरी रीजनरेशन नहीं होती है, वो तो ग्रोथ हो गया। ठीक है, वो रीजनरेशन अलग है, ये अलग है। जो हम ये पढ़ते हैं ये एक्चुअली रीजनरेशन होती है। अब इस रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या आएगा? मीन्स अगर हम इस रीजनरेशन में ये एग्जाम्पल लिखते हैं तो बिल्कुल गलत है। जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं ये एग्जाम्पल इस रीजनरेशन का बिल्कुल गलत है। अगर हम लिजार्ड की बात करें, लिजार्ड ने अपनी टेल का लॉस कर दिया, लॉस होने के बाद उसने उस टेल को रीजनरेट कर लिया, क्या उससे नया ऑर्गेनिज्म बना? नहीं बना। वही ऑर्गेनिज्म, वही लिजार्ड ही है। क्या अब उस टेल में कैपेसिटी है कि वो रीजनरेट कर ले आगे के बॉडी पोर्शन को और दूसरी लिजार्ड बना दे? नहीं है। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ रीजनरेट हुआ है बॉडी पार्ट। लेकिन अब जो मैं इसका एग्जांपल समझाऊंगी ना, उसमें क्या होगा, उसमें उसका बॉडी पार्ट रीजनरेट होगा, जिससे क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा। तो इसका एग्जांपल आएगा प्लेनेरिया। क्या एग्जांपल आएगा? प्लेनेरिया। सपोज अगर हम यहाँ पे प्लेनेरिया बनाते हैं, कुछ बुक्स में प्लेनेरिया को दो बॉडी पार्ट्स में डिवाइड किया होगा और कुछ में 3 में। ठीक है, अगर हम यहाँ प्लेनेरिया बनाते हैं, ठीक है, अगर हम इसको 3 बॉडी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज हेड पोर्शन, देन मिडल एंड देन टेल। ठीक है, अगर ये प्लेनेरिया 3 में डिवाइड हो जाता है, हेड के अंदर कैपेसिटी है कि वो अपने बाकी बॉडी पार्ट को रीजनरेट करे। मिडल पोर्शन में कैपेसिटी है कि वो बाकी 2 बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर ले, और ऐसे ही टेल में कैपेसिटी है कि आगे के पार्ट्स को रीजनरेट कर ले। और जैसे ही ये तीनों रीजनरेट हो जाएंगे तो 3 ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। फर्स्ट वन जो इसने बनाया, सेकंड वन जो इसने बनाया, थर्ड वन जो इसने बनाया। तो इस केस में 3 ऑर्गेनिज्म बन गए। तो ये एग्जांपल आएगा ट्रू रीजनरेशन का, मीन्स एक्चुअल में रीजनरेशन का, प्लेनेरिया, जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, अब इतना पता चल गया। अब हम बात कर रहे थे, अपने टॉपिक पे आते हैं कि डेफिनेटिव फीचर क्यों नहीं है रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो। ठीक है, और 11th के बाद 12th में भी पढ़ोगे डिटेल में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करें। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटिव फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्यों नहीं है? ऐसा क्या है कि रिप्रोडक्शन डेफिनेटिव फीचर नहीं है? क्या नॉन लिविंग में भी रिप्रोडक्शन होता है? क्यों नहीं है? अगर मैं कह दूं कि नहीं, नॉन लिविंग में तो रिप्रोडक्शन नहीं होता, फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये डेफिनेटिव फीचर नहीं है? दैट मीन्स ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है ना। दैट मीन्स ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है तो हम इसको डेफिनेटिव फीचर क्यों नहीं कह रहे?
क्योंकि ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इस वर्ल्ड में जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। मीन इस करेक्टर के बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, या फिर हम स्टेराइल ह्यूमन कहें। अगर स्टेराइल है, स्टेराइल और फर्टाइल क्या होता है? स्टेराइल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है, और फर्टाइल वो होते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टेराइल की, मीन्स ऐसे ह्यूमंस जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मीन्स जो नए बेबी को जन्म नहीं दे सकते, मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं दे सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टेराइल कहते हैं। और क्या ये ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग होंगे? लिविंग तो होंगे ना। दैट मीन्स हम तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, ये तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन भी नहीं होती है बट लिविंग भी है, तो लिविंग का तो डेफिनेटिव फीचर नहीं हुआ ना रिप्रोडक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स? फॉर एग्जांपल वर्कर बी, हनी बीज की अगर हम बात करें, हनी बीज में रिप्रोडक्शन क्वीन करती है। यस, अगर हनी बीज में रिप्रोडक्शन क्वीन करती है तो क्या वर्कर बीज रिप्रोडक्शन नहीं करती? दैट मीन्स वर्कर बीज स्टेराइल। और अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, दैट डजंट मीन कि वो नॉन लिविंग है। लिविंग तो है, बॉडी अपनी लाइफ स्पैन में अदर फंक्शंस तो परफॉर्म कर रहे हैं ना। दैट मीन्स लिविंग तो है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है। दैट मीन्स reproduction is not a definitive feature of living organisms. Okay, that's all for today.